Yes, so hello everyone, Hitesh here, and today we're gonna talk about the new released web series called फर्जी। आज हम इसके सीजन 1 एंड एपिसोड 3 के बारे में बात करने वाले हैं। इसके पहले मैंने ऑलरेडी इसके फर्स्ट एंड सेकंड एपिसोड को बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोड कर दिया है, और अगर आपने उन दोनों को अभी तक नहीं देखा तो उन दोनों वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से जाकर आप उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में हम देख पाते हैं कि काउंटरफीटिंग अब पूरे देश में फैल चुका है। इंडिया के ही पड़ोसी देश जैसे कि नेपाल, काठमांडू, बांग्लादेश और इसी के साथ मिडिल ईस्ट में बनी इन नोटों को इलीगल तरीकों से इंडिया में लाया जाता है और फिर इन्हें लोकल पब्लिक में स्प्रेड कर दिया जाता है, जिनके पीछे हाथ है मंसूर दलाल का। और अब इसे रोकने के लिए माइकल और उसकी टीम इंडिया के बेस्ट ऑफिसर्स के साथ एक और बेहतरीन टीम बनाती है, जिनमें इन्हें शामिल करना था कुछ ऐसे करेंसी एक्सपर्ट्स को जो कि नोटों को देखते ही पहचान जाए कि इनमें से असली कौन सा है और नकली कौन सा है। इसीलिए आरबीआई में एक ज्वाइनिंग ऑफर भेजा जाता है, जिसे मेघा पढ़ लेती है और वो आकर अपने सुपीरियर से बात करती है। उसका सुपीरियर उसे इस टीम में ज्वाइन होने से मना कर देता है, क्योंकि वो जानता था कि इस काम में बहुत खतरा है, कोई भी कहीं से गोली चला सकता है, जान जा सकती है, इनफैक्ट उनके परिवार वालों को भी बंदी बनाया जा सकता है। लेकिन मेघा कहती है कि सर मैं इन सब के लिए तैयार हूँ, मुझे बस इंडिया को काउंटरफीटिंग से बचाना है। और रही बात मेरी यहाँ पर जॉब करने की, तो सर आप टेंशन मत लीजिए ना, बस मुझे करीब 6 महीने का वक्त दे दीजिए, मैं वहां जाऊंगी, उनकी हेल्प करूंगी, सब गुनहगारों को पकड़ूंगी और वापस से जॉब पर आ जाऊंगी। खैर पहले तो उसका सीनियर नहीं मानता, लेकिन मेघा के फोर्स करने के बाद वो समझ जाता है। वहीं सीन शिफ्ट होता है लकड़े पर, जो फोन करता है मांझा भाई को और कहता है कि तेरे आर्टिस्ट को बुला, मेरे को एक और उसको बड़ा कॉन्ट्रैक्ट देने का है। मांझा भाई कॉल लगाता है अनीस को और अनीस पहुंच जाता है फिरोज के पास। माइकल इस बात को जानता था कि अगर नकली नोटों को पकड़ना है तो नकली नोटों के बारे में अवेयरनेस भी फैलानी होगी, इसीलिए वो एविडेंस ऑफिस में जाकर करीब 2 लाख ले लेता है और सबसे पहले जाकर उन पैसों से 2 आईफोन 14 खरीदता है। खैर 85 हजार का एक था, तो 1,70,000 तो वही खत्म हो गए। शेखर का कहना था कि सर ये हम इन पैसों से इन फोन को क्यों खरीद रहे हैं, ये तो वैसे भी नकली नोट है ना। तो माइकल बताता है कि ये मैंने मेरे बेटे के लिए लिया है और एक तुम्हारे लिए लिया है, तुम बेस्ट ऑफिसर हो इसलिए एक तुम्हारे लिए, और मेरे बेटे का बर्थडे आ रहा है और मुझे उसको कुछ तो देना है इसलिए एक उसके लिए। वहीं सीन शिफ्ट होता है जुगनू बार में, जहां इस वक्त फिरोज और सनी पहुंच चुके होते हैं लकड़े से मिलने के लिए, और लकड़ा उनकी मुलाकात करवाता है मिस्टर दोषी से, जो कि एक एमएलए हैं, और वो उन्हें 20 करोड़ छापने के लिए कहता है। दोषी की आदत थी कि उसे जिससे भी डील करनी थी वो हमेशा उससे मुलाकात करके ही डील करता था, ताकि फेस टू फेस उस इंसान को देख पाए जिसके साथ वो अपना बिजनेस करने वाला है। अब डील मिली है तो काम भी शुरू करना होगा। अब जैसे ही काम स्टार्ट होता है तो यासिर चाचा उन्हें फिर से रोकते हैं, कहते हैं कि तुमने पहले क्रांति पत्रिका को बचाने के लिए नोट छापे, फिर खुद के फायदे के लिए नोट छापे, और अब एक और इलीगल काम के लिए नोट छाप रहे हो, ये गलत है, तुम्हें इस काम को रोकना ही होगा। मगर सनी के सर पर तो पैसों का भूत सवार हो चुका था, और वैसे भी उन्होंने अब तो बड़े बड़े एमएलए के साथ में डील कर ली थी, तो इस कंसाइनमेंट को पूरा तो करना ही था। वहीं सीन शिफ्ट होता है माइकल की तरफ, जो कि इस वक्त अपने बेटे की बर्थडे में पहुंच चुका था। वहीं उसकी मुलाकात अर्जुन से भी होती है, जो कि इस वक्त उसके बेटे का फाइटिंग ट्रेनर था। इसी के साथ साथ इंटरनली उसकी वाइफ का बॉयफ्रेंड भी बनता जा रहा था। हालांकि ये सारी बातें माइकल को समझ तो आ चुकी थी, मगर वो अपनी वाइफ को डायरेक्टली ये सारी बातें कह नहीं सकता था, क्योंकि एक तो वैसे भी ऑफिस का प्रेशर, काम का टेंशन, बॉस की गालियां और अब फैमिली का हेडेक। इसीलिए वो घर में आकर भी शराब पीने लगता है। तो उसकी पत्नी उसे घर से निकल जाने के लिए कहती और बोलती है कि दोबारा यहाँ पर आना मत, मैं तुम्हारे बेटे को अच्छी आदत डलवाना चाहती हूँ, उसे एक अच्छा इंसान बनाना चाहती हूँ, उसे माँ बाप का पूरा प्यार देना चाहती हूँ, मगर तुम तो सुनते ही नहीं हो, ना ही घर आते और ना ही हमें टाइम देते हो, तो आज भी आने की क्या जरूरत थी, जाओ यहाँ से निकल जाओ और अपने घर पहुंच जाओ। इस वजह से माइकल को उस वक्त घर से जाना पड़ता है। फिरोज और सनी को ये बात पता थी कि अगर 45 जीएसएम का पेपर चाहिए तो कोई रजिस्टर्ड कंपनी होना जरूरी है, इसी के साथ उस पर्सन का नेम, एड्रेस और जीएसटी नंबर होना भी चाहिए। तो अगर इलीगल काम है तो उसे थोड़ा सा तो लीगल तरीके से करना ही पड़ेगा। इसलिए वो जाकर एक गूंगे को पकड़ कर ले आते हैं, जो कि बुड्ढा होता है, थोड़े टाइम में मरने ही वाला होता है। उसकी आईडी बनवाते हैं, उसके नाम से कंपनी भी रजिस्टर करवाते हैं और कई सारे इंटरव्यूज लेते हैं, क्योंकि रिसेप्शन पर भी तो कोई बैठनी चाहिए ना। वैसे तो कई सारी लड़कियां आती है, किसी का इंटरेस्ट हॉकी होता है, किसी का रीडिंग होता है, किसी को पिक्चर देखना पसंद है। वहीं एक मराठन आती है जो कि मराठी में बोलने लगती है, लेकिन जब वो अपनी इंग्लिश स्टार्ट करती है तो वो बिल्कुल अमेरिकन एक्सेंट में था। हाय दिस इज केसी, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, समथिंग लाइक दैट, ऐसे कुछ था। तो ये लोग उसको फाइनल करके
के रिसेप्शनिस्ट बना देते हैं, क्योंकि कंपनी में इंग्लिश बोलने वाली रिसेप्शनिस्ट से ऐसा लगता है कि कंपनी का वॉल्यूम बहुत बड़ा है। और अब जब कंपनी बन चुकी थी तो इसी के साथ साथ अनीस और फिरोज जाकर पेपर कॉन्ट्रैक्टर से 45 GSM के पेपर की डील भी कर लेते हैं। यहाँ नेहा गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में अपॉइंट हो जाती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात माइकल से होती है। माइकल और शेखर मिलकर उसे अपने अपकमिंग मिशन के बारे में सब कुछ समझाते हैं, जहाँ उसका काम था काउंटरफीटिंग को रोकना। हालांकि इस वक्त माइकल के दिमाग में उन 2000 के नोटों का इंडिया में आने और फैलने से रोकना था, जो कि मंसूर दलाल भेज रहा है। मगर मेघा के माइंड में वो 500 का नोट इस वक्त भी घूम रहा था, जो कि एक नॉर्मल प्रिंटिंग प्रेस से निकाला गया था, मगर उसकी आर्ट बड़ी जबरदस्त थी। इसीलिए वो बिना माइकल की परमिशन के उसी ड्रॉर में से उसकी सील निकालकर सर्च वारंट तैयार कर देती है और लोकल पुलिस स्टेशन में जाकर उसी रेस्टोरेंट के आसपास के करीब 11 प्रिंटिंग प्रेस में ये इन्वेस्टिगेशन करने के लिए निकल पड़ती है कि आखिर उन 11 प्रिंटिंग प्रेस में से वो कौन सी प्रेस है जहां से सभी नोट छपकर निकल रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक करीब 10 प्रिंटिंग प्रेस में घूम लेने के बाद में अब सिर्फ एक आखिरी प्रेस बची थी, जो कि थी क्रांति पत्रिका। जहां एक तरफ तो वो पुलिस ऑफिसर उसी के साथ मेघा क्रांति पत्रिका की ओर बढ़ रही थी, वहीं दूसरी ओर यासर चाचा, सनी और फिरोज अपने नोटों के आखिरी बंडल को फिनिश करने वाले थे। सिचुएशन काफी ज्यादा क्रिटिकल थी। अगर ये लोग मशीन को बंद कर देते तो अगली बार अगेन मशीन को चालू करने में 1 घंटा जाता और जो पेपर नोटों के लिए यूज होने वाला होता वो भी कई मीटर तक वेस्ट हो जाता। सनी और फिरोज इस बात का रिस्क लेना नहीं चाहते थे, इसीलिए वो फिरोज चाचा को नीचे उनका ध्यान भटकाने के लिए भेजते हैं। फिरोज चाचा भी यहाँ पर पुलिस का काफी अच्छा टाइम वेस्ट करते हैं कि भूत है, अंदर तो आवाजें करता रहता है, इसी के साथ साथ ये तो माधव जी की फैक्ट्री है, इसमें कोई हाथ नहीं लगाता, प्रिंटिंग प्रेस तो वैसे भी रात को बंद हो जाती है, आप लोगों का यहाँ पर क्या काम है, जाइए सुबह आ जाइएगा, अभी तो सब सोने का टाइम हो गया है, मेरे भी हाथ पैर दुख रहे हैं। मगर भैया पुलिस के सामने कोई भी एड़े चाले नहीं कर सकता, इसलिए वो तो प्रिंटिंग प्रेस को खुलवा ही देते हैं। लेकिन वक्त रहते सनी वहां की लाइट्स बंद कर देता है, इसलिए कोई भी ठीक से कुछ देख नहीं पाता। हालांकि एक मोमेंट ऐसा आता है जहां पर मेघा उन नोटों की कटिंग्स की कतरन तक पहुंच जाती है, जो कि नोटों से निकाली गई थी। सनी को लग रहा था कि अब तो भांडा फूटेगा ही फूटेगा, इसलिए वो पीछे एक पाना लेकर उसके सर पर मारने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। लेकिन सडनली मेघा के पास में माइकल का कॉल आता है और वो कहता है कि तुमने मेरी बिना परमिशन के सर्च वारंट पर सील कैसे लगा दी, वो भी मेरे ड्रॉर से निकाल के। अभी के अभी जो इन्वेस्टिगेशन कर रही हो बंद करो और फटाफट से ऑफिस में आओ। वेल यहाँ पर सनी की जान बच गई और इसी के साथ साथ उनकी इस प्रिंटिंग प्रेस में इलीगल वे में नोट छापने का काम भी बच गया। अगर इस वक्त मेघा उन्हें पकड़ लेती तो सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। हालांकि इस वक्त रात को काम चल रहा था, लाइटें चालू थी, तो नानू भी नीचे उतर कर आ जाते हैं और पूछते हैं कि इतनी रात को क्या कर रहे हो। तो सनी बताता है कि मैंने नानू आपको बताया था ना कि मेरा एक क्लाइंट है और मैंने उसको काम करके दिया, उसको मेरा काम अच्छा लगा है, तो थोड़ा सा काम और बाकी था इसलिए हम काम कर रहे थे, आप सो जाओ नानू, आप सो जाओ। अब उन्हें अगेन भूलने की बीमारी थी तो वो कुछ समझ नहीं पाते हैं। उनके हाथ कुछ 500 के नोट भी लगते हैं, मगर उन्हें लगता है कि ये जरूर एडवांस होगा सनी का, इसलिए वो बिना कुछ कहे उन पैसों को वहीं रखकर सोने चले जाते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे और आज इन्हें डिलीवरी करनी थी उन पैसों की महाराष्ट्र से गुजरात में। अब इतने सारे नकली नोट लेकर अगर जाएंगे तो पुलिस तो पकड़ेगी और उसी के साथ धोएगी भी बहुत बुरा। इन्हें इस बात का पता था, इसीलिए इन्होंने जिस बॉक्स में नोट भर के रखे थे उसके ऊपर कुछ फोन डायरेक्टरीज भी रख दी थी। अब पुलिस वाले आकर जब उसका टेम्पो खुलवा कर चेक करते हैं तो उनमें से एक बॉक्स में तो डायरेक्टरी निकल जाती है। तभी पुलिस वाला कहता है कि मुझे दूसरा भी चेक करवा, तीसरा बॉक्स भी चेक करवा। सनी डर जाता है, इसलिए वो उस गाड़ी में रखी बोतलों की टनटनाट की आवाज कर देता है। अब पुलिस वालों का ध्यान नकली नोटों से डायरेक्ट दारू पर आ जाता है, इसलिए वो कहते हैं कि तुम लोग टेम्पो वाले हो, दारू पी के गाड़ी चला रहे हो, चालान तो कटेगा। अब खैर चालान तो कितना ही कटेगा, 6000 का, उसके साथ 2-3 बोतलें, दैट्स इट। मगर कम से कम 20 करोड़ माल तो बचेगा। और इसी के साथ इनकी ये प्लानिंग काम आ जाती है और ये लोग अपने इस कंसाइनमेंट को पूरा कर देते हैं और फाइनली इस 20 करोड़ की डिलीवरी उसके एक्चुअल क्लाइंट को हो जाती है। और अब तो इन दोनों के पास में ही उन 20 करोड़ से करीब 8 करोड़ रुपए बन चुके थे, तो पार्टी तो बनती है। ये दोनों मस्त एंजॉय करके वापस से प्रिंटिंग प्रेस में आने लगते हैं, लेकिन तब तक इनके नानू को सब कुछ पता चल चुका था। नानू ने इन दोनों को काम से निकाल दिया, इसी के साथ साथ पुलिस की भी धमकी दी और अब ना चाहते हुए भी इन दोनों को अपना ये काम छोड़ना पड़ता है। और इसी शानदार सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही लेकर आऊंगा। सो अगेन गाइज, थैंक यू वेरी मच
मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में।